हाय लीगल बूथ। हाय ऋषभ, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। फाइन फाइन फाइन। ऋषभ, जैसा कि आप जानते हैं, आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए इनवाइट किया गया है कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर कर सकें, जिससे कि आपके एक्सपीरियंस से लोग सीख पाएंगे, जो भाई लोग इस सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है उनके साथ वो ना हो जो ऋषभ के साथ हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड थॉट, आई वुड से। हम्म। इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई एम हियर। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं सो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस कि आप आए, आप अपना समय दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते आप? हैं। नो प्रॉब्लम। अ, हाँ जी। आपकी शादी से। तो आपकी शादी कब हुई? शादी यार मेरी हुई थी आप चाहें नाइन्थ तो ऑफ आप नवंबर। डेट रिवील नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ। नवंबर किस किस मंथ में, किस ईयर में हुई? 2018। नवंबर ओके 2019। ओके ओके, नवंबर 2018। आपकी आवाज़ हम बहुत कम सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने माइक को एक बार एडजस्ट एक्चुअली कर आई एम लीजिए। यूजिंग ब्लूटूथ हेडसेट, सो आई एम नॉट श्योर। अभी बेटर है? यस, इट्स बेटर नाउ। चलो ग्रेट देन। यस। तो 2018 में जब आपकी शादी हुई, तो कैसी रही आपकी शादी? मतलब कितने टाइम वो चली, कहाँ कहाँ आप लोग गए, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? अगर शादी से पहले का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो। सी, there is a very common saying that when you are in the courtship period, you should identify the red flags, right? हम्म So there were many red flags that I had in my courtship period, but in spite of those red flags, the marriage went through, right? Just because हम्म। of you can say that parents being very humble, right? ऋषभ And ऋषभ, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। इट वुड बी बेटर इफ वी कैन टॉक इन हिंदी, जिससे कि हमारे पूरी ऑडियंस इसको समझ सके। और okay, अपनी भाषा में चलिए, एक अच्छा टच भी आता है। फिर बहुत कुछ आता है। ठीक है। तो यार जो क्या बोलते हैं उसको, कोर्टशिप को ना क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है कि लड़का लड़की मिल लेते हैं, बात बात कर लेते हैं। तो ठीक है। उस टाइम पे यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई लुक फॉर द रेड फ्लैग, कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो तुमको ये बताए कि दिस रिलेशनशिप कैन गो रॉन्ग, राइट? तो हम्म। हुआ ये कि वो रेड फ्लैग्स देख तो लिए हमने, आइडेंटिफाई भी कर लिए, ठीक है, हम्म और उन चीजों को लेके हमने अपोजिट पार्टी को या लड़की के घर वालों को बोला भी। बट हम्म देन सीन ये था कि लड़की के जो पेरेंट्स थे, हम्म देवर लाइक कि नहीं नहीं भाभी जी, मतलब शी यूज्ड टू कॉल माय मदर भाभी जी या दीदी, हम्म दीदी, राइट? हम्म तो नहीं हम्म नहीं नहीं दीदी, हम घर आ रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, हम ऋषभ जी के पैर पड़ के माफी मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो थोड़े मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा हम्बल बाय नेचर है, राइट? तो ओके ओके। वो उनके उसमें आ गए कि चलो सज्जन लोग हैं, ठीक है, हम्म हो सकता है लड़की से नादानी में या घबराहट में या एक्साइटमेंट में वो थोड़ा उल्टा सीधा बोल जा रही है, बट चलो हम्म पेरेंट्स ठीक है तो घर समझ जाएगा, राइट? तो हम्म। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट रेड फ्लैग्स कि जो लगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बट चलो ठीक है, इग्नोर करते हुए द मैरिज वेंट थ्रू, वी फाइनली गॉट मैरिड। ओके। हम्म। तो उस अच्छा, टाइम अब पे इसमें एक आप ये चीज कहना और। चाहते हैं, इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जो विचार थे वो नहीं मिल पा रहे थे। एग्जैक्टली, विचार नहीं मिल पा रहे। आई हैव, मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं हम्म विच कैन टेल यू, और अगर मैं हम्म बताऊंगा तो आप कहो, आप मुझसे फाइनली बोल दोगे कि भाई आप बेवकूफ थे जो आपने ये शादी करी, एंड आई वुड अग्री। हाँ भाई, हम्म गलती हुई मुझसे, राइट? हम्म। हम्म। तो ये ओके है देन। सीन, एंड फाइनल जो मेरा था, फाइनली शादी जिस दिन थी मेरी, हम्म उस दिन जैसे बारात होती है ना, बारात, हम्म तो बारात का यूजुअली लड़की वाले स्वागत करते हैं, राइट? हम्म। मेरी बारात 3 घंटे के लिए सड़क पे पड़ी रही एंड नो बडी वॉज देयर टू अटेंड इट। ओके। और लड़की के बाप ने या लड़की के फादर ने मेरे फादर को बोला कि जी हम्म लड़की की बुआ एडमिट है हॉस्पिटल में, उस चक्कर में डिले हो रहा है, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद लड़की की ताई आई मेरे पास, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, लड़की की हम्म ताई आई मेरे पास, वो मेरे को बोलती है कि लड़की अभी तैयार नहीं हुई है। तो यू सी द हम्म कॉन्ट्रडिक्शन इन बोथ द स्टेटमेंट्स, राइट? हम्म। बट तब भी, क्योंकि होता क्या है, अगर उस टाइम पे हम बारात वापस ले जाते तो एक चीज तो हम्म फॉर श्योर थी कि भाई हम्म लड़की वाला उस टाइम पे पक्का ये केस करता कि
इन्होंने दहेज मांगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो डाउरी हैरेसमेंट का केस लगा था पक्का। तो हम्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पेरेंट्स मेरे काफी हम्बल लोग हैं, तो उन्होंने क्या हम्म करा, दे वो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इनकी परेशानी समझते हैं और वेट हम्म करते हैं। बट वो इंतजार 3 घंटे चला, 3.5 घंटे टू बी प्रिसाइज। 5:30 या हम्म 6:30 के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास की मेरी बारात वहां पहुंच गई थी। एंड इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हम्म बारात निकालने से पहले हम लोगों ने उनको फोन करा कि हम यहाँ से बारात लेके निकल रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ जी आ जाओ। हम्म और मेरे घर से बारात की दूरी, मतलब जहाँ पे बारात जानी थी उसकी दूरी मात्र 20 मिनट की है, 20 मिनट या आधे घंटे की। अब आप मुझे ये बताइए, इस 20 मिनट या आधे घंटे में किसी की बुआ हॉस्पिटल में कैसे पहुंच सकती है? समझ रहे बिल्कुल हो आप? बिल्कुल। तो ये सारे, मैं आपके व्यूअर्स को सजेस्ट ये करूंगा कि ये सारे वो फ्लैग्स होते हैं जो आपको कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, भाई ये शादी नहीं करनी। ओके ओके। राइट। लेकिन फंस जाते हैं लोग या तो अपनी भलाई में, या अपनी मासूमियत में, या अपने भोलेपन में। एग्जैक्टली। हम्म। ओके फिर तो ये आगे। सीन, बस फिर क्या था, शादी हो गई, फिर हम्म बर्बादी भी हो गई। ड्यूरेशन है मैरिज की, भाई अगर मैं आपको हम्म सही सही बताऊं तो मेरी मैरिज टोटल जो है वो समवेयर अराउंड 80 डेज की है। ओके। जिस सिर्फ 80 अस्सी जिस दिन 80 डेज, हाँ, सिर्फ 80 दिन। सिर्फ 80 दिन, हाँ। ओके ओके। 80 में आप 85 लगा लो। राइट। हम्म हम्म मैं आपको एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ कि 80 या 85 दिन के आसपास की है। राइट। हम्म अब आप उसमें ये लगाओ, उस 80-85 दिन में से भी कम से कम लड़की 20 से 30 दिन, 20 से 25 दिन, हम्म या 20 से हो सकता है, 20 में 19 नहीं होने का, 20 में 25 भले हो जाए, तो 20 से 25 दिन अपने ही घर पे रही हम्म है ना? तो हम्म। मेरे पास जो उसका टोटल स्टे का ड्यूरेशन है, वो आप लगा के चलो कि 50-55 दिन के आसपास का ही है। जिस पचास ठीक है पचपन तो। दिन में से हाँ, जिस 50-55 दिन में से लड़की ने 2 हनीमून के ट्रिप मारे हैं, एक इंडिया में और एक अब्रॉड। ओके राइट। हम्म। ठीक है तो इस ये जो 50-55 दिन थे आपके साथ, इसमें कैसा रहा आपका रिलेशनशिप, और किस वजह से आज आपको यहाँ लीगल भूत के साथ इस मीटिंग कॉल को ज्वाइन करने की नौबत आ रही है? देखिए, किसी भी मैरिज के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है इनिशियल फ्यू वीक्स, मैं बोलूंगा स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूचुअल बॉन्डिंग के लिए, एग्जैक्टली। है ना? अब जब आप शादी के पहले अपने होने वाले पति के साथ ये कंडीशन लगा के चल रहे हो कि हम्म क्या हम वेट कर सकते हैं टू कंज्यूमेट आवर हम्म मैरिज, दिस वाज ओके। अनदर रेड फ्लैग विच आई इग्नोर्ड। या हम्म आई वुड नॉट से इग्नोर्ड, या जिसके बारे में बात की गई थी लेकिन बोला गया कि अभी वो घबराई हुई है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इस बात ओके को ये कह के दबाया गया था कि अभी वो घबराई हुई है, उसको डर लग रहा है, नया घर है, नया परिवार है, उसने कभी ऐसा किया नहीं है, एज इफ की दुनिया की सारी लड़कियां पहले कहीं और जाती हैं, हम्म है ना, उसके बाद पति के पास आती हैं। तो दीज वर दी लेम एक्सक्यूजेस। बट हम्म हाँ ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने तो स्टार्टिंग में ही देयर वाज अ डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में दूरियां थी। मैंने कोशिश भी करी कि चलो ठीक है, लड़की को ये एनवायरनमेंट समझ में आ जाए, उसको हम्म कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करी, हर चीज ट्राई करी। राइट। हम्म बट उसने अपने दिमाग में इतना कुछ बनाया हुआ था कि नहीं, हम्म नहीं करना, मुझे डर लगता है, दर्द। तो बहाना उसने खूब मारे। ठीक है। हम्म मैंने अगर कोशिश कोशिश भी करी तो उसने वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं होने दी। बहाने हम्म बहुत थे उसके पास। ठीक है। तो ओके उसने वो ओके। बहाने मार मार के चीजों को, मतलब दूरियां इतनी बना दी दैट वो फाइनली कन्वर्ट हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग्स में। अब इस दौरान हुआ ये कि भाई हम लोग अपना फॉरेन ट्रिप भी कराए। फॉरेन ट्रिप हम्म 1 हफ्ते का था मेरा, एंड इट वाज अ वेरी हम्म लैविश ट्रिप। उसमें हम्म भी लड़की ने 1 हफ्ते तक छूने नहीं दिया, बहाने उसने बहुत मारे। हम्म ठीक है। और उसने मेरे को फौरन में ही बोल दिया कि भाई आप मेरे पापा को कॉल कर दो, आगे नहीं चल पाएगा, लीगल प्रोसीड कर लेते हैं। भाई ओके ओके हम ओके। लोग, तो इससे हम्म, हमें और हमारे व्यूअर्स को ये समझ ही रहा होगा कि शी वॉज एक्चुअली वो निभाना ही नहीं चाहती थी इस तरह के किसी रिलेशन को, इसीलिए वो किसी एग्जैक्टली, तरह के फिजिकल रिलेशनशिप या फिर इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं आ रही। उसका गोल अल्टीमेटली एग्जैक्टली, यही था कि मतलब ये इस तरह से करना ही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बाकी तो ठीक खैर है। देखो, देखो बाकी तो तो उसके खैर बाद से जब उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग के लिए बोल दिया, हाँ हाँ तो फिर उसके बाद से आने के बाद से ये सब स्टार्ट हो गया, मतलब फिर किस हाँ तरह से आने, उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रोसीड किया? हाँ। उसके बाद देखो
वहां से आने के बाद वो मेरे घर पे ही नहीं आई, वो सीधे अपने पेरेंट्स के यहाँ पे रुकी। हम्म, फिर वो उस दिन के बाद से करीब हम्म, करीब चार हम्म, सवा 4 महीने अपने घर पे रही। फिर वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हम्म, शाम को आई, बिना किसी को बताए। मेरे घर पे किसी को नहीं पता कि मेरी बीवी घर पे आने हम्म, वाली है आज। मेरे घर की बेल बजी, मैंने गेट खोला ठीक तो है। सामने मेरी बीवी खड़ी थी, हम्म, सामान लेके अपना अटैची वटैची। मैंने उसको आराम से बिना कुछ कहे अंदर आने दिया घर के अंदर। ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि अब देखो अब होता क्या है, कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि जो इंसान 4 सवा 4 महीने के बाद बिना किसी को कुछ बताए आपके घर में टपक जाए, इसका मतलब ये है वो अच्छी नीयत के साथ तो नहीं आया। हम्म, वो चार हम्म, पांच महीने में अच्छी अपनी लीगल तैयारी करके ही आया बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और वो भी तब जब मेरी उससे थोड़े टाइम पहले ही कॉल पे बात हुई थी, और मैंने बोल दिया था कि देखो अब आगे नहीं हो सकता, तुम जितनी हरकतें कर सकती थी तुमने सारी कर दी, अब तुमने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। बोल दिया था मैंने, कहा भाई तुमने अपनी सारी। तो अब जैसे ही वो आपके घर में एंटर करती हैं फिर? हाँ, तो एंटर करने के बाद फिर अपने घर में खूब हंगामा मचता है, एंड वो अपने हम्म, हाथ पे चोट का निशान लेके आई थी। जैसे घर में खाना बनाते हुए ओके। कढ़ाई में हाथ नहीं लग जाता, बिल्कुल सेम, बिल्कुल हाँ। सेम वैसा निशान। तो मैंने उसको एक हम्म, चीज बोली उस दिन कि तू इस घर में जो आई है, अब तू कांड करने आई है, तू रहने नहीं आई, तू कांड करने आई है। तो हम्म, हाँ, 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 तो जिस दिन शाम को वो आई थी, उसके नेक्स्ट डे वो घर में रुकी पूरा दिन। और उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग एट 10 AM मेरे घर पे उसके पिताजी, उसकी माताजी और पता नहीं कितने तो लोग और पुलिस वुलिस सब आ गए। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि वो क्यों आई थी, और हम्म, मेरा अंदाजा सही था कि गलत था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आज शाम को वो मेरे घर पे आई, तो परसों अर्ली मॉर्निंग मतलब 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरा जमावड़ा मेरे घर पे आ गया। और इन्होंने ओके, पूरी ओके। सोसाइटी में इन्होंने हंगामा काटा कि भाई ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, उस हम्म, दिन लड़की ने पेट भर के नाश्ता किया था, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। और ओके, ओके। अपना पूरा मैं बता रहा हूँ, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, और उसने अपना पूरा मेकअप वेकअप सब कुछ किया हुआ था। ठीक है। हम्म, अब जब पुलिस आई, तो पुलिस के सामने लड़की की माँ, लड़की की बहन, लड़की की मौसी और बाप, ये तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोले, हम्म, अजी हमारी लड़की को तो सुबह से कमरे में बंद कर रखा है, 2 दिन से कमरे में कैद कर रखा है, खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, कैद कर रखा है। पुलिस वाला जो है मेरे पे चढ़ने लगा। मैंने पुलिस वाले को साइड में ले जाके मैंने बोला, मैंने कहा भैया मैं इनकी सारी बात मान लूंगा, आप बस इनसे हम्म, ये पूछ लो कि अगर लड़की 2 दिन हम्म, से भूखी है, कमरे में बंद कर हम्म, रखा है और खाने पीने को नहीं दे रहे। अच्छा अब आप मुझे बात हम्म, बताओ, अगर आप 2 दिन से कुछ खाओगे नहीं, तो आपके चेहरे पे हम्म, निखार होगा कि मुरझाहट होगी? हम्म। है ना। उसका मैंने मेडिकल कहा करा के भी पता कराया जा सकता है कि कब अरे उन्होंने खाना खाया है। सुनो अभी, सुनो हम्म, अभी। तो मैंने पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा इसका चेहरा देखो, इसका मेकअप देखो, और अगर आपको मेकअप भी कम लगे तो इसकी आंखों में लगा हुआ काजल देखो। मैंने कहा अगर ये दो हम्म, दिन से कमरे में बंद थी, तो क्या ये 2 दिन से कमरे हम्म, में रोई नहीं होगी? क्या ये 2 दिन से हम्म, आपको लग रहा है ये 2 दिन से नहीं नहीं होगी? आपको लगता है ये हम्म, 2 दिन की हम्म, भूखी है? तो हम्म, भाई पुलिस वाले मामला समझ गए। पुलिस वालों हम्म, ने बोला कि या तो इसे आपस में सुलटा लो और या हम्म, थाने चलो। तो ठीक मैंने है। बोला, मैंने कहा जी यहाँ तो मामला अब सुलटेगा नहीं, अब थाने में सुलटेगा। तो पुलिस हम्म, वालों ने कहा थाने चलो। हम गाड़ी में बैठे पुलिस के और हम थाने पहुंच गए। हम्म, अब थाने हम पहुंचे, थाने में दीवान होता ना, दीवान साहब। हम्म, अब इनकी थी जैक, ये लोग एसएचओ से पहुंच पहुंच लेके पहुंचे हुए थे। तो ओके। ये चले गए अपना एसएचओ के कमरे में। हम्म, अब मैं बैठा था थाने में दीवान साहब के पास। दीवान हम्म, साहब ने मेरे से मेरी कहानी पूछनी शुरू करी, ये हम्म, बता हुआ क्या। दीवान साहब को हम्म, मैंने घंटे भर में अपनी पूरी की पूरी कहानी सर से लेकर पांव तक पूरी बता दी। अब हम्म, लड़की और लड़की के माँ बाप जो हैं बाहर काट रहे हंगामा कि जी इसे जेल में बंद करवाओ, इसे मारो, इसे पीटो, ये करो वो करो। हम्म, तो एक महिला पुलिस आई मेरे पास। तो जो दीवान साहब थे मैं उनको अपनी पूरी कहानी बता चुका था। तो दीवान साहब ने उन महिला पुलिस वालों को बोला कि अभी रुक जाओ जरा, बैठो मेरे पास। उन्होंने दीवान साहब ने उस महिला पुलिस को अपने पास बिठाया और हम्म, बोला कि इससे पूरी कहानी सुनो, इसकी पूरी कहानी सुनो जरा। मैंने अपनी कहानी हम्म, दोबारा से बता दी। अब जब मैं हम्म, दोबारा अपनी कहानी बता रहा था, तो मेरे साथ बैठे थे 4 पुलिस वाले, हम्म, जिसमें 3 थी लेडीज। हम्म, ठीक है। अब उनको मैंने पूरी कहानी बताई अपनी, और उन्होंने वो समझ गए कि माजरा क्या है। और मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा सर देखिए, सारी बातें एक तरफ है, आप लड़की को मेडिकल के बिना जाने मत दीजिएगा आज। जितना हम्म, वो कह रही है कि मारा मारा पीटा जलाया और खाने को नहीं दिया और कमरे में बंद कर रखा है 2 दिन से, आप इसका मेडिकल कराए बिना इसे हिलने मत दीजिएगा आज। हम्म, चलो पुलिस वालों ने मेरी बात मान ली।
उन्होंने बोला ठीक है इसका मेडिकल करवाते हैं। अब हम्म हुआ ये, एसएचओ साहब आए। एसएचओ साहब ने थाने में आते ही पूछा कि भाई इसका पति कौन है, तो एक पुलिस वाली ने बोला कि भाई ये बैठा। मैं खड़ा हो गया। हम्म तो उन्होंने बोला महिला पुलिस से कि मार इसे। भाई आप यकीन नहीं आपको मानोगे, आपको मारने के पुलिस लिए ने पुलिस मेरा को जो, कहा? हाँ 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 हाँ, हम्म, एसएचओ ने महिला पुलिस को कहा कि इसे मार, ये लड़की को मारता है तो इसे मार। तो भाई क्योंकि वो महिला क्योंकि वो पुलिस, अपोजिशन पार्टी के प्रभाव में थे। हाँ हाँ, हम्म तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे, एसएचओ की बात काट दी महिला पुलिस ने, जो हम्म मेरे ख्याल में कांस्टेबल या इंस्पेक्टर के दर्जे की भी नहीं होगी। हम्म उसको दीवान साहब ने बोला कि तुम इस पे हाथ नहीं उठाओगी। एसएचओ ने हम्म दीवान से पूछा क्यों। हम्म एसएचओ को दीवान साहब ने बोला कि साहब इस मामले में लड़का गलत नहीं है। लड़की को हम पिछले 3 घंटे से बोल रहे हैं कि तुम्हारा मेडिकल होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होगा। लड़की अपना मेडिकल करा के राजी नहीं है, बोल हम्म रही है मैं नहीं कराऊंगी मेडिकल। हम्म और लड़की का आप चेहरा देखो, लड़की के चेहरे पे कहीं पर भी ऐसी कोई मुरझाहट नहीं है कि इसने 2 दिन से खाना ना खाया हो। 2 दिन का हम्म भूखा आदमी ना इतना चिल्लाने की हालत में भी नहीं होता, हम्म जितना ये चिल्ला रही है। और अगर ये हम्म इतनी सच्ची है तो ये मेडिकल क्यों नहीं कराती। हम्म इसको हमारी सारे महिला पुलिस कह कह के थक गई कि चल तेरा मेडिकल करवा दें, तेरा मेडिकल करवा दें। तो हम्म दीवान साहब ने एसएचओ साहब का डायरेक्ट ऑर्डर मना कर दिया, हम इसे नहीं हम्म मारेंगे। बिल्कुल, ये अब ये चीज देखो, एकदम काम करती है कि अगर आप पुलिस स्टेशन में, पुलिस आपके साथ या जो भी जिसने भी आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट की है, आप दोनों में से किसी को भी मेडिकल के बिना पुलिस को आप कोई भी कार्रवाई ना करने दें। अगर इसके लिए आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो अभी यहाँ पर हम ऋषभ की स्टोरी को ना रोकते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी आप वीडियो के अपर एंड पे एक लिंक देख रहे होंगे, उस लिंक से आप पूरा इस तरह की जो पुलिस प्रोसीजर होता है उस पूरे वीडियो को देखकर आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ऋषभ, हम्म, देन क्या हुआ? तो आपने उसके यहाँ पर बाद बहुत अच्छा स्टेप लिया कि आपने मेडिकल के लिए कहा। हाँ, उसके बाद हुआ ये भाई कि मैंने जब ये चीज बोली तो पुलिस वालों ने, अब लड़की ने क्या करा, लड़की चाह रही थी कि वो बिना मेडिकल करवाए अपने ये सारे बयान, सारी ये झूठी बातें कि मारा पीटा भूखा रखा जलाया ये करा वो करा, वो पुलिस को लिखित में दे दे। ठीक है। हम्म अब पुलिस ने ये बोल हम्म दिया लड़की हम्म को कि अगर तुमने ये सारी बातें इस एप्लीकेशन में लिखी और हमें दी तो हम तुम्हें बिना हम्म मेडिकल के यहाँ से हिलने नहीं देंगे, क्योंकि फिर बात आती है पुलिस के ऊपर। तो पुलिस ने बिल्कुल बिल्कुल लड़की एग्जैक्टली। की वो एप्लीकेशन, हाँ, तो लड़की की वो एप्लीकेशन लेने से बिल्कुल मना कर दिया कि अगर तू मेडिकल नहीं करा रही तो हम तेरी एप्लीकेशन लेने के नहीं, चाहे तो किसी की भी सोर्स लेके आ जा, क्योंकि राइट एसएचओ की राइट। डायरेक्ट सोर्स थी। एसएचओ ने जब बोला एप्लीकेशन लेने को तो दीवान ने एसएचओ को बोल दिया सर आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता। लड़की बिना मेडिकल के जाने को कह रही है, मैं कल कहाँ से प्रूफ लाऊंगा कि मैंने किस बिना पे राइट लड़की को छोड़ दिया बिना मेडिकल राइट के। राइट। तो लड़की ने जो अपनी पहली कंप्लेंट दी उसमें इन सारे वाक्यों का कोई जिक्र नहीं है कि भाई कैद थी, मारा जलाया काटा पीटा, कुछ नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि लड़की ने, पता है उस एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि जी मेरे से दहेज मांगते थे, मेरे से गाड़ी बंगला मांगते थे, और जी इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया, और जी इन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया, ये मेरा मोबाइल नहीं मेरे को देते थे, इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। लड़की ने अपने मोबाइल का जिक्र 3 बार किया है, इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, अलग अलग जगह पे। मतलब लड़की के लिए मोबाइल फोन इतनी बड़ी चीज थी कि वो उसको अपनी कंप्लेंट में लिखा रही है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये एग्जैक्ट। चीज है। तो अब कौन सी होता ये धाराएं है उसमें कि लगी थी, भाई आप बता सकते हैं एफआईआर में आपकी? यार धाराएं तो मेरी लगी थी 498, 504, 506, 406 बाद में बढ़ाई गई थी, 354, 377 354 किसके ऊपर लगी थी? मेरे ऊपर। तो हम्म। आपके ऊपर 354 आपकी वाइफ कैसे चार्ज कर सकती है? नहीं यार ये एक अलग कहानी है। 354 धारा लगाने के लिए इन्होंने अपने घर की अपनी छोटी बेटी को भी घसीट दिया केस में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ जी, इन्होंने हम्म ये बोला कि भाई मैं एक दिन इनके घर पे गया और हम्म मैं इनके घर पे गया अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी के साथ, मतलब हम्म मैं, मेरी माँ और मेरी बीवी, हम्म मेरी बीवी के मायके गए। और हम्म मैंने वहां सबके सबके सामने अपनी हम्म साली के स्तनों पे हाथ डाला। ओके ओके, तो ये ये चार्जेस भी इन्होंने, आप पे लगाए गए? ये, हाँ ये चार्जेस मेरे पे लगाए गए। ओके। अब हुआ ये कि बस थोड़ी सी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, इन्होंने जिस दिन की वो वारदात दिखाई, भाई देखो ससुराल और मायका ऐसी जगह है जो आपकी रिश्तेदारी का पार्ट है, आप हम्म वहां जाओगे ही जाओगे।
राइट। हम्म। मतलब तो लेकिन मेरे साथ बस थोड़ा सा अच्छा ये हुआ, ऊपर वाले की कृपा रही, कि सारे दिनों में से इन्होंने उस दिन की कहानी दिखाई जिस दिन मैं इनके घर गया ही नहीं था। ओके। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन्होंने उस हम्म। दिन की कहानी दिखाई जिस दिन मैं इनके घर पे चढ़ा ही नहीं। तो ओके। इन्होंने मेरे केस में 354 लगा तो दी, ठीक है। अब मैं लग गया भाई आरटीआई डालने पे कि मुझे अपने फोन नंबर की सीडीआर मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। तो जब मेरे हम्म पास थाने से मेरी आईओ का कॉल आया, तो मैं पहुंच हम्म गया थाने। मुझे पहले सबने हम्म खूब डराया कि भाई तेरे पे 354 और 377 लगी हुई है, जिस दिन तू थाने गया तेरे को पकड़ लेंगे, तू या हम्म तो पहले 41A का नोटिस दे, ये कर वो कर। लेकिन देखो हम्म सच्चाई क्या है, ये जो 41A के नोटिस की सच्चाई है ना, ये हम्म थोड़ी अजीब है। मतलब अजीब कैसे है, मानो तो सोना, ना मानो तो मिट्टी। हम्म मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखो लॉ एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो हम किसी को ज्ञान बांटने बैठे, अब अगर हम हम्म पुलिस वाले को बोलेंगे कि ना तू पहले मुझे 41A का नोटिस दे, ये कर वो कर, तो अगर उसे तुम्हें धमकाना होगा, हड़काना होगा या जब्त करना होगा, तो वो तुम्हें किसी हम्म और तरीके से भी कर लेगा। तो मैंने क्या करा, एग्जैक्ट। मैंने थोड़ा सा भरोसा रखते हो, हाँ मैंने, क्योंकि आईओ से फोन पे बात करी, मुझे लगा कि ये नहीं यार ये बंदा कोऑर्डिनेटिव कोऑपरेटिव है, ठीक है। हम्म मैं बता के गया था एक दो लोगों को कि भाई मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे से ना सुनो तो आ जाना तुरंत, ठीक है। हम्म तो लेकिन नौबत नहीं आई। आईओ से जब मैं मिला, आईओ ने मेरी बात सुनी कि भाई देख तेरे पे हम्म ये धारा लगी हुई है, ठीक है। हम्म लड़की के मैंने बयान ले लिए, सब कुछ कर लिया, अब तू बता हम्म तेरी कहानी क्या है। मैंने हम्म कहा मैडम ऐसा है, मैंने कहा ये धारा तो आप बिल्कुल गलत है, ये जो कहानी है कि मैंने अपनी साली के साथ बदसलूकी करी है, ये सरासर हम्म झूठी है। बोलती है क्यों? हम्म आयो ने पूछा क्यों? मैंने कहा वो हम्म इसलिए क्योंकि इस दिन तो मैं इनके घर ही नहीं गया था। तो उसने मेरे से हम्म पूछा कि भाई तेरे पास क्या प्रूफ है? मैंने कहा मेरे पे देखो हम्म प्रूफ अभी नहीं है, मैंने आरटीआई लगा रखी है अपनी सीडीआर निकलवाने के लिए। कहती है वो क्यों हम्म चाहिए? मैंने कहा जब मैं उसके घर गया ही नहीं तो मेरी लोकेशन तो आएगी ना मोबाइल से। हम्म बोलती है वो तो मैं निकाल लूंगी, मेरे बहुत आसान काम हम्म है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप निकाल लो, आप मेरी भी निकाल लो, मेरी माँ की भी निकाल लो। तो आईओ ने वहां हम्म मेरी हेल्प करी, और मेरी सीडीआर, मेरी और मेरी मम्मी की सीडीआर दोनों निकलवा ली। और जैसा कि मैंने ओके। बताया मैं उसके घर गया ही नहीं था, वो चीज सीडीआर से हम्म भी प्रूफ हो गई कि भाई मैं बहुत तो बढ़िया। उस दिन इनके घर गया ही नहीं हूँ। और मेरी हम्म मम्मी तो उस दिन मजे की बात सोसाइटी के बाहर ही नहीं गई थी। तो उनका पूरे दिन जितनी भी कॉल आई वो सब एक ही हम्म टावर से आई, ओके। है ना। और मेरी जो लोकेशन आई वो या तो मेरे ऑफिस की आई या आपकी मेरे आवाज घर की बहुत आई। कम आ रही है। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हेलो। हाँ। अभी तो ठीक है, मेरी अभी जो ठीक है। लोकेशन आई ठीक है ठीक है। तो मेरी जो लोकेशन आई या तो वो मेरे घर की आई और या मेरे ऑफिस की आई। मैंने एक चीज और करी, मैंने अपने ऑफिस का जो पंच कार्ड होता है, एंट्री कार्ड, हम्म हम्म उसकी सारी डिटेल दे दी कि भाई देखो मैंने हम्म इस टाइम पे अपने पंच कार्ड को एंटर किया है, एग्जिट किया है। तो वो सारी हम्म डिटेल मैंने उनको दे दी और उन्होंने सबूतों के आधार पे मेरी वो धारा हम्म वहां से हटा दी। ओके ओके। तो थ्री तो यहाँ सेवेंटी पर पुलिस सेवन ने और थ्री ईमानदारी के फिफ्टी साथ काम करते हुए इस तरह की जो गलत आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उनको हटा दिया। हाँ हाँ। हम्म इसमें बस थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि भाई क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे समझ उतनी नहीं थी, तो हम्म कुछ चीजें मेरे केस में थोड़ी खराब भी हो गई। हम्म जैसे भाई मान लो कुछ कुछ चीजें मुझे लगा बाद में कि मैं पुलिस से करवा सकता था। जैसे हम्म लड़की ने एक क्या करा, लड़की ने एक बाद में मेडिकल बनवा लिया फर्जी सा, प्राइवेट हम्म क्लिनिक में। तो हम्म मैंने अपनी आईओ को कई बार बोला, मैंने कहा चलो इस डॉक्टर का बयान ले लो, तो लेकिन आईओ मेरी हम्म नहीं गई। हम्म तो कुछ चीजें हैं जो मुझसे भी छूट गई, बट हम्म चलो। तो मोटी मोटी कहानी मेरे भाई यही है कि जैसा कि आपने अभी मुझे शादी पहले करो। भी बताया था कि हम्म, आपको एक रात पुलिस स्टेशन में हवालात में भी गुजारनी पड़ी, तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? अ, वो थोड़ा मतलब एक्चुअली मैं वो हवालात में तो नहीं गुजारी, लेकिन हाँ कह भी सकते हो हवालात में गुजारी। अ, हम्म उस दिन जैसा कि मैंने बताया, अपोजिट पार्टी जो है एसएचओ की तरफ से बहुत प्रेशर लेके आई हुई थी। हम्म तो अब जो पुलिस थाना था उसके ऊपर प्रेशर था कि मुझे जेल में बंद करना है, हम्म राइट। लेकिन जो दीवान साहब थे जिनके अंडर में वो थाना आता है, उनको ये था हम्म कि भाई लड़का गलत नहीं है, हम्म मैं इसको जेल में नहीं डालूंगा। तो क्या हम्म हुआ, उन्होंने मुझे थाने में बिठा लिया और उन्होंने मुझे हम्म ये बोला कि आज मैं तुझे जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं हम्म तुझे जेल में भी नहीं डालूंगा। तो हम्म हुआ ये कि फिर उन्होंने मेरे को अपने थाने में ही बिठाए रखा और उनकी शिफ्ट खत्म हो गई। अब शिफ्ट खत्म होने हम्म के बाद जो नया पुलिस वाला आया, हम्म उसने मेरे को बोला कि तेरा यहाँ बैठना ठीक नहीं है, कोई हम्म इंस्पेक्शन पे आ गया रात में पुलिस पुलिस वाला अधिकारी, तो हम्म दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, तो इसलिए तेरे को हम्म हम सेल में मूव कर रहे हैं। तो तब उन्होंने हम्म मेरे को जो है सेल में मूव किया था। ये है ओके असली ओके। कहानी। तो हाँ। एक लड़की जिससे आपकी शादी हुई और पति पत्नी जैसा हम्म रिलेशन आपका कभी रहा ही नहीं,
और उस लड़की ने सिर्फ 80 दिनों के अंदर ये कर दिखाया कि आपको जेल हाँ की जी। हवालात तक में एक रात गुजारनी पड़ी। इस तरह की जो हम्म, 354, 498 है, 406, 506, जो आज आप इतने अच्छे से बता पा रहे हैं, मुझे लगता है उस टाइम पे आप इनका मतलब भी नहीं जानते होंगे। तो ये सब जब उस टाइम एक पे तो खैर क्या है। जब ये सब एक इनोसेंट आदमी के साथ होता है, पहली बार होता है, उसकी फैमिली के साथ होता है, उस टाइम पर आपका आपके आपके परिवारजनों का और आपके जो रिलेटिव्स थे, उनका क्या रिएक्शन था, उसके बारे में आप बताएंगे? भाई या आपके परिवार की दोस्तों अगर ने मैं आपका बात करूँ साथ तो दिया? देखो, ऐसा कुछ खास उसमें था नहीं, क्योंकि देखो परिवार में क्या है, परिवार जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारी फैमिली ज़्यादा नहीं है। तो जितने हम्म, भी रिलेटिव्स हैं उनसे ज़्यादातर फ़ोन पे ही बात होती है, तो फ़ोन पे तो सांत्वना आ ही जाती है कि भाई चलो ठीक है, जैसा भी हुआ जो भी हुआ। क्योंकि हम्म, असल में क्या है, ये जो चीज़ थी कि भाई हम लोगों की शादी कंसुमेट नहीं हुई है, राइट। हम्म, ये चीज़ जो हम्म, है फैमिली को ये सब होने से पहले मालूम हो चुकी थी। हम्म, क्योंकि मेरी मेरी मदर थोड़ा परेशान रहने लगी थी, ठीक है, तो वो हम्म, अपनी बहन वगैरह से बात करती थी, तो उनको पता था कि भाई अ, बेटे के साथ ऐसा चल रहा है। तो हम्म, फिर वो भी सलाह दिया करते थे। तो जब ये सब हुआ तो उन्होंने बोला कि परिवार ही ऐसा है, परिवार गंदा निकला, ये है वो है। हम्म, और देखो, तो दुख तो होता ही है परिवार को। तो बाकी दोस्त थे, दोस्तों ने साथ दिया, बोला कि भाई मतलब मिलने आ जाते थे, मिलते थे, बात करते थे। मतलब आज भी दोस्त पूछते रहते हैं कि भाई तेरा क्या चल रहा है केस में, हम्म, और सेटलमेंट कर रहे हैं वो लोग, नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई सेटलमेंट वो तो करना चाहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म, तो वो बोलते हैं भाई कर ले। मैंने कहा भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए है नहीं, होगा तो कर लूंगा सेटलमेंट। ओके, तो उन्हें मैंने ये कहा वो तो सब करना करने तो के होता बाद है। अब उन्हें 1 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन करना है, इसीलिए ये सब हो रहा हाँ जी। मेरे पास है। आप ये देखो, जब जब ये सारी वारदात हो गई, जेल वेल का सारा काम हो गया, उसके हम्म, बाद 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास उनके वकील के थ्रू मेल आ गई थी, जिसमें उनकी डिमांड थी 96,05,000 रुपए की। अरे, हाउ दे है हैव ना, फिगर आउट छियानवे दैट लाख अमाउंट? हाँ अच्छा, मतलब उसमें थी, कैलकुलेशन थी उसमें। भाई 30 लाख रुपए तो हमारा मेंटल हेरेसमेंट हो गया, और उनके ओके, हिसाब ओके। से उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए नकद दिए हैं। और हम्म, उनके हिसाब से उन्होंने 30 लाख रुपए शादी में लगाए थे। तो तीस हम्म, तीस तीस 90 प्लस हम्म, 6 लाख रुपए और 5,500 रुपए का भी कुछ था गणित। अगर आप कहोगे तो मैं हम्म, आपको दे दूंगा वो गणित क्या था, वो मैथमेटिक्स हम्म, पूरा का पूरा अभी तो मुझे खैर याद हम्म, नहीं है मुझे बानी, लेकिन ये मोटा मोटा हिसाब है। हाँ। और हम्म, 96,05,000 तो उनकी ये वन टाइम डिमांड थी, प्लस पचास हम्म, हजार रुपए का महीने का गुजारा भत्ता उन्होंने मांगा था। ओके, अब ओके, मजे ओके। की बात यह है, जो जो लड़की शादी के टाइम तक पंद्रह हम्म, हजार रुपए महीना कमाती थी, दिल्ली हम्म, जाके धक्के खा के, हम्म, उसे शादी के 3 महीने बाद पचास एक हजार करोड़ रुपए रुपए का चाहिए। गुजारा भत्ता चाहिए। नहीं, और एक एक करोड़ करोड़ तो रुपए चाहिए चाहिए उसके। चाहिए। हाँ, 1 करोड़ तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा हम्म, 50,000 रुपए का गुजारा भत्ता भी चाहिए। मतलब पूरे हम्म। दिन धूप में मेहनत करके 15,000 रुपए कमाने वाले आदमी को, इंसान को 50,000 रुपए का अपने पति से खाली बैठ के गुजारा भत्ता चाहिए। यही यही ये आजकल की ये सच्चाई हमारे है, समाज यही की आजकल सोच हो गई है। हाँ। यही आजकल की हाँ सच्चाई है। बिल्कुल। और मैं तो आपको आप बताऊं, सभी व्यूअर्स को भी मैं ये जब बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऋषभ के सो कोल्ड फादर इन लॉ हैं, वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, और इन्होंने भी उनके ऊपर टैक्स इवेजन पिटीशन की कार्रवाई की है, और जो कि बहुत अच्छे से जा रही है। अगर आप भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियोस में जाके टैक्स इवेजन पिटीशन के बारे में जान सकते हैं। और अगर इस तरह की डिमांड या इस तरह के स्टेटमेंट कि हमारी शादी में 50 लाख हमने खर्च किए, 30 लाख हमने खर्च किए, अब यहाँ पर जैसे इस सीन में 60 लाख रुपए उन्होंने क्लेम किए हैं कि 30 लाख रुपए उन्होंने ऋषभ को दिए और 30 लाख रुपए उन्होंने शादी में खर्च किए, तो यहाँ पर एक आम आदमी के पास 60 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं? इस तरह की कार्रवाई आप उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। और इस तरह झूठे जो लोग हैं, जो मनी आपसे एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उनकी आप अच्छे से बैंड बजा सकते हैं। तो वापस पॉइंट पे आते बिल्कुल। हैं, ऋषभ जी, आगे। हम्म। तो अभी हाँ तो आपके ऊपर एक एफआईआर है, जिसमें कि 498, 504, 506, 406, 377 भी आपके ऊपर लगाई गई है। और उसके नहीं नहीं, वो अलावा हट गई, 377 भी हट गई। ओके, 377 आपकी इसलिए हटी क्योंकि लड़की ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। एक तो वो बात भी थी, लड़की ने मेडिकल कराने से मना कर दिया, और मेरे टाइम पे जब ये केस चल रहा था, तो उस हम्म, टाइम पे पुलिस के पास एक सर्कुलर था हम्म, कि लड़की अगर पति के ऊपर इंटर कोर्स का 377 का मुकदमा लगाती है, हम्म, 376 का, 377 का, तो हम्म। वो वैलिड, वो माना नहीं जाएगा। ओके, 498 तो ए वो के एक साथ अच्छा 498 ए के हाँ, साथ अगर 377 एप्लीकेबल किया जाता है, तो पुलिस उसको नहीं उस पर हाँ, कार्रवाई करती है। नहीं कार्रवाई करेगी और पुलिस उस धारा को हटा देगी।
या तो लड़की 477 वो 377 अगर लगाना चाहती है तो सिर्फ 377 लगाए, लेकिन अगर वो 498 ए के साथ लगा रही है तो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, नहीं जो करेगी। तो लोग ये ऐसे वीडियो देख सर्कुलर रहे था। हैं और वो नहीं जानते हैं 377 क्या होती है, तो आईपीसी में एक प्रावधान है धारा 377 के अंदर कि अगर इसमें आपके साथ कोई अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आप उसके खिलाफ इस आईपीसी की धारा में कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बेहुदा चार्जेस हैं वो भी इनकी पत्नी ने एक मनी एक्सटॉर्शन के लिए अपने केस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया। लेकिन यहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि जितना आरोप वो आज लगा रहे हैं, जितनी धाराएं वो आज लगा रहे हैं, और वो इनको प्रूव तो कर नहीं पाएंगे, जो कि आगे अब ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पे आएगा, वहां पर वो ये सारे आरोप प्रूव नहीं कर पाएंगे और ये केस जो झूठा है वो झूठा और अच्छे से साबित हो पाएगा। तो आप अपने आरोपों से बिल्कुल भी डरे नहीं। आप तो कोशिश करिए जितने ज्यादा आरोप आपके ऊपर लगाए जाए उतना ज्यादा बेटर है। मैं ठीक कह रहा हूँ ऋषभ जी? हाँ जी, अगर वैसे देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जितने हम्म। ज्यादा आरोप उतने ज्यादा झूठ। एग्जैक्टली, और उतना और ज्यादा उतनी आप ज्यादा उनको प्रूफ झूठ को की सच समस्या। में झूठ को झूठ साबित कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो बिल्कुल आज के सही है। समय में बाकी आपके तो जिन ऊपर एक लोगों को एफआईआर चल रही है और दूसरा आप आपके ऊपर कुछ मेंटेनेंस के केसेस भी इन्होंने लगाए हैं। हाँ, मेंटेनेंस के लिए इन्होंने डीवीएफ लगाया हुआ है, 125 लगाया हुआ है, दोनों चल रहे हम्म। हैं। हम्म। तो हालांकि थोड़ा सा मुझे अभी चोट पहुंची है, क्योंकि अभी रिसेंटली में फैमिली कोर्ट ने 25,000 रुपये का मेरे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड किया है। तो देखिए आजकल एक हमारे जो मुश्किल ये भी है। न्यायालय हैं उनमें भी ये प्रावधान है कि जब आप इंटरिम मेंटेनेंस लगा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ देखा इतना ही जाता है कि पत्नी कमा रही है या नहीं कमा रही है। सच और झूठ आगे ट्रायल में देखा जाएगा। ये उन लेडीज के लिए दिया गया था, उन महिलाओं के लिए प्रावधान दिया गया था जो सच में सताई गई थी, उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनके पास खाने पहनने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वो लीगल कार्रवाई कैसे करती। तो इस तरह की महिलाओं को त्वरित एकदम उन्हें रिलीफ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंट्री मेंटेनेंस का प्रावधान दिया था। लेकिन आज इसका मिसयूज इतने जोरों पे है कि अब लड़की जैसे ही उसका इंट्री मेंटेनेंस बनता है वो डेट्स पे आना ही बंद कर देती है। और सेम मुझे लगता है आपके केस में भी हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, पहली तारीख ऑर्डर के बाद जो पहली तारीख थी उस पर तो लड़की आई ही नहीं थी, तो उन्होंने मेडिकल की एप्लीकेशन लगा दी थी। फिर उसके हाँ, बाद तो वो अगली तुरंत डेट पे बीमार पड़ जाती कंडोलेंस है। थी। हाँ, वो तुरंत बीमार पड़ जाती है, शायद ज्यादा खुशी के मारे। और उसके अगले डेट पे कंडोलेंस थी, तो लड़की ने सोचा कि भाई कंडोलेंस है, काम तो होगा नहीं, तो साइन कराते हैं, तो उस दिन वो आ गई थी। ओके ओके ओके। तो तो अब हाँ जितना बाकी। जितना ज्यादा हो सके इस केस को आप क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाइए। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पर अब आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक उनका समय चल रहा था, इसके बाद से अब आपका समय चलेगा। हाँ, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद तो ऐसी ही हम्म। है, बाकी हम्म। देखते हैं क्या रहता है। हम्म, ये बिल्कुल यही रहेगा। तो बस तो यही है कहानी हमारी। यहाँ पर ऋषभ जी आप हमारे व्यूवर्स को क्या अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम में मतलब एक गुरु मंत्र, क्योंकि आप तो अब इससे निकल चुके हैं। निकले तो नहीं है लीगल नहीं, उस कोचिंग, दौर से तो लेकिन आप निकल चुके हैं जो कि एक बिल्कुल इनिशियल फेस हाँ होता है जहाँ पर हाँ। इंसान बहुत ज्यादा तो अकेला और डरा हुआ महसूस करता है और उसे लीगल की नॉलेज नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लीगल लड़ाई अ, दिमाग की लड़ाई है, इसको इमोशनल होके लड़ोगे तो बहुत ज्यादा वो नुकसान करेगा। हम्म। और इसको जितना प्रैक्टिकल होके और जितना इसको क्या कहते हैं इमोशंस को साइड में रख के आप जितना इसको समझोगे उतना ही हम्म। ये आपको हेल्प करेगा। और कोशिश करिए कि लाइफ में रेड फ्लैग्स को या गलत चीजों को पहचानना थोड़ा सीखें, चाहे वो वकील का चयन हो, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है जहाँ पे वकील कौन है कैसा है ये बहुत महत्व रखता है। और एक वकील ही इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा प्लेयर होता है, एक ऐसा पात्र होता है जो हम्म। आपको या तो बचा के निकाल सकता है या आपको बेकार कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये वकील मेरा साथ नहीं दे रहा है या मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उस वकील हम्म। को चेंज करने में आप हिचकिचाएं ना। हम्म। क्योंकि अगर आप हिचकिचाते हैं और आप उस वकील के साथ लगे रहते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। ये मेरे लिए, मैं ये बोलूंगा कि भाई जितने लोग नए हैं वो इस चीज को थोड़ा फॉलो करें कि वकील के साथ अगर उनका सेटिंग नहीं बैठ रहा है, वो आपकी बात मानने से मना कर रहा है, या अगर आपको लगता है कि लोग आपको एक दूसरी सलाह दे रहे हैं और वकील आपको दूसरी सलाह दे रहा है, तो कोशिश करिए आप मल्टीपल हम्म। काउंसलर से मिलके उनका ओपिनियन जाने, और जिसकी अप्रोच हम्म। आपको सबसे सही लगे, जिसका फीस स्ट्रक्चर आपको सही लगे, आप थोड़ा वहां जाने की कोशिश करें। तो ओके। ये है। और हाँ, तो
बाकी मैं ये कहूंगा कि अ, कहानी अपनी ऐसी मत करिएगा कि बहुत ज्यादा आप लिख दें। लड़कियां हमेशा ये गलती करती हैं, वो कहानियां अपनी बहुत लंबी लंबी लिखती हैं क्योंकि उनको सपने दिखाए जाते हैं कि जितना आप हम्म, अपने आप को प्रताड़ित दिखाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप वो गलती हम्म, ना करें। आप अपनी कहानी बिल्कुल साफ सीधी और सच्ची रखें। जो आपके साथ हुआ हम्म, है सिर्फ उस पे रहें। ज्यादा एग्जैक्टली। झूठ ना घुसें, क्योंकि जहां जहां आप लड़की को फंसाना चाहते हैं, अगर आप झूठ लिखेंगे तो वो भी आपको फंसाने का पूरा मौका उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, और झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप आपसे अगर बिल्कुल सीधी नार्को बात। टेक्स्ट में भी कोई पूछेगा तो भी आप यही बताएंगे, नार्को में भी, कि जो सच है वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सच को आप झूठ बिना को आपको डरे याद रखना कैसे पड़ता भी है। बोल सकते हैं। बिल्कुल। एंड सच के साथ एक चीज और भी है। अगर आपके साथ एक दुर्घटना घटी है तो वकील उस सवाल को, उस दुर्घटना को कितना भी घुमा ले, कितना भी मोड़ तोड़ ले, वो दुर्घटना वैसी ही रहेगी। चाहे आप उसको आगे से देखो, आगे से घुमा के पूछो या पीछे से घुमा के पूछो। लेकिन झूठ के एग्जैक्टली। साथ समस्या ये है, झूठ के साथ समस्या ये है, जो कहानी आपने मनगढ़ंत बनाई है उसमें डिटेल्स तो आपके पास भी नहीं है, क्योंकि वो कहानी आपने नहीं बनाई, आपके वकील ने आपके लिए बनाई थी। एग्जैक्टली। तो हाँ, इसीलिए झूठ को आप अवॉइड करें जितना हो सके। कहानी अपनी सीधी सच्ची रखें, उतना बेहतर होगा। ठीक है ऋषभ जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने यहाँ पे समय दिया। और आगे भी आपको, अभी आप ट्रायल के फेस में जाने हाँ वाले हैं, तो जब ट्रायल, हाँ जी। क्रॉस एग्जामिनेशन और कोर्ट की कुछ भी बारीकियां हम आपसे पूछेंगे, आपके केस का एक्सपीरियंस आपसे पूछेंगे, जिससे कि बिल्कुल हमारे और व्यूअर्स को हेल्प मिल सके। तो बिल्कुल। अभी के लिए आप लीगल भूत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जितना मैंने अभी तक सुना है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा एक ये चैनल है। हर आपकी एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप हर लीगल एंगल को कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। एंड आप अपने कंटेंट को ऐसा ना करके कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, आप सिर्फ हम्म, तथ्यों पे बात करते हैं, जो कि एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नए लोगों के लिए। चैनल्स और भी हैं, बट उनका फोकस ये रहता है कि आप हमारे पास आइए, हमें कंसल्टेशन फीस दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे और उससे पहले हम आपको सपने दिखाएंगे। लेकिन आपने क्या किया है, आई थिंक यू हैव ट्राइड, आपने कोशिश करी है कि भाई मैं उस चीज को, क्योंकि आप शायद आपका आई डोंट आई एम नॉट श्योर, या तो आपके साथ आप बीती हुई है या कोई आपका बहुत करीबी इस चीज से गुजरा है तो आपको अच्छी नॉलेज है। हम्म, एंड आप चाह रहे हैं कि वो सारी की सारी नॉलेज आप आगे ट्रांसफर करें, एंड नए लोग जो इस चीज में फंस रहे हैं उनको दिक्कत ना है। तो आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है एंड आपको इस दिशा में चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी, आपसे बात करने के थैंक्स लिए। फॉर होस्टिंग मी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू, ऋषभ।